हेलो, नमस्कार, जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल रवि स्टडी क्लासेस पर। अ, आज 17 जनवरी 2026 है। तो आज से जितने करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं, उनको इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जो लोग भी एसएससी या डिफेंस, रेलवे, इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इस क्लास को देख सकते हो। क्योंकि हाल ही में अभी देखा जा रहा है कि लगभग हर परीक्षा में करंट अफेयर्स जरूर पूछ रहा है, 5-6 क्वेश्चन जरूर आए हो उसके। ठीक है, तो आप इस क्लास को देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, जनवरी 2026 में किस देश ने यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र की 7 एजेंसियों और संगठनों से हटने की घोषणा की है? तो ये इसको इजराइल ने किया है। किसने? इजराइल ने। इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम। और इजराइल की करेंसी, मुद्रा का क्या नाम है? न्यू शकल। ठीक है, शकल या न्यू शकल। मैं आप लिख देता हूँ। राजधानी क्या है? यरूशलेम। जेरूसलम या यरूशलेम दोनों पढ़ते हैं। और यहाँ पर मुख्यतः कौन सा धर्म पाया जाता है? यहूदी। इसकी करेंसी क्या है? न्यू शकल। और एक सवाल जो बार बार आता है, न्यू शकल या शकल भी बोल सकते हो। एक सवाल बार बार पूछता है कि इजराइल की जो संसद है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नेसेट। क्या नाम है? नेसेट। अंग्रेजी में लिखते हैं KNESSET। इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम क्या है? मोसाद। क्या नाम है? मोसाद। और हाल ही में अभी रोमन गोफमैन को मोसाद का चीफ नियुक्त किया गया है। किसको? रोमन गोफमैन। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और ये काफी समय से हैं। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? आइजैक हर्जोग। प्रेसिडेंट का नाम मैं लिख देता हूँ, आइजैक हर्जोग। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? आपको पता ही होगा, अभी बताया हूँ, बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है। और अभी इजराइल ने अपना शांति पुरस्कार जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को देने का घोषणा किया है। तो इजराइल ने अपना शांति पुरस्कार किसको देना घोषणा किया है? डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और अभी अमेरिका ने, जैसे इजराइल ने बोला है ना कि मैं 7 एजेंसियों से अपने आप को बाहर कर रहा हूँ, और इसने बोला है कि इन एजेंसियों से हमारे देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंच रहा था, और ये लोग जो रूल बनाए थे इनको मान नहीं रहे थे। यह कारण देकर इजराइल इन एजेंसियों से बाहर हो गया है। और अमेरिका भी सेम यही कारण देकर कि भाई इन एजेंसियों से हमारे देश को नुकसान पहुंच रहा है और हमारी संप्रभुता पर हानि हो रही है। ठीक है, मतलब ये लोग हमारे देश के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं। संप्रभुता का मतलब होता है हमारे दूसरे देश के अंदर इंटरफेयर करना। तो अमेरिका ने अभी 66 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपने आप को बाहर कर लिया है, जिसमें भारत का एक संगठन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में, उससे भी बाहर कर लिया है। ठीक है, तो उस 66 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी शामिल है। देखो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है दुनिया भर में सोलर एनर्जी से संबंधित कार्यों को देखता है। तो ये हमारा, इन बातों को भी आप याद रखो। और अभी अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को क्या कर लिया है? गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तार किस ऑपरेशन के तहत किया है? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ठीक है। और अभी मैं एक क्वेश्चन बताया था पिछले दिन कि अमेरिका ने सीरिया पर किस ऑपरेशन के तहत आईएसआईएस को ठिकाने को ध्वस्त किया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करना है कि वो कौन सा ऑपरेशन था जिसके द्वारा अमेरिका ने सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया था। और जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो थे, इनके विपक्ष में एक वहां की जो पार्टी लीडर थी, उनका नाम था कार्या मरानो मचाडो, जिनको 2025 का नोबेल पीस प्राइज मिला था। तो इनसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इन पीस प्राइज आप हमारे साथ शेयर करिए। तो इन्होंने तो मना नहीं किया, लेकिन जो नोबेल पीस कमेटी है उसने मना कर दिया था।
उसके बावजूद भी अभी यहाँ जो मारिया करानो मचाडो हैं, वो गई थी अभी अमेरिका। ठीक है, उन्होंने उस पीस प्राइज को शेयर किया है। अभी हाल ही में न्यूज आई है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि ये पीस प्राइज पाकर हमें बहुत खुशी हुई है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखना। सीरिया, सीरिया की राजधानी कहाँ है, इसको भी आपको कमेंट में करना है। ठीक है, अमेरिका की राजधानी तो आपको पता होगा ना। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की करेंसी क्या है? यूएस डॉलर। ये तो सभी को पता होगा। तो इतना सवाल, इतनी चीजों आपको याद रखना है। ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे दूसरे सवाल पर। और जो मैंने इजराइल से जितने फैक्ट्स बताए हैं, इनको आपको दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना है। दूसरा सवाल है, मकर बिलक्कू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो और अच्छा, एक सवाल मेरे दिमाग में अभी आ गया है कि अभी जो इजराइल में भारत ने एक ऑपरेशन शुरू किया था कि भारतीयों को वापस लाने के लिए, जब इजराइल हमास से युद्ध चल रहा था, तो भारतीयों को वापस लाने के लिए वहां भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया था। इसी प्रकार ऑपरेशन गंगा, जब यूक्रेन और रूस युद्ध शुरू हुआ था, तो यूक्रेन से वापस भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ऑपरेशन गंगा। ठीक है ना। तो इस बात को भी याद रखना। अगला सवाल है, मकर बिलक्कू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है केरल में। कहाँ पर? केरल में। ठीक है, इसे केरल में मनाया जाता है। यह महोत्सव या यह त्योहार एक मंदिर में मनाया जाता है, जिसका नाम है सबरीमाला मंदिर। कहाँ पर? सबरीमाला मंदिर। और इस मंदिर में भगवान अयप्पन की पूजा होती है। किसकी? अयप्पन। किसकी पूजा होती है? अयप्पन। अयप्पन भगवान की पूजा हो जाती है। देखो, अ, तो यह मंदिर, सवाल यह भी पूछा जाता है कि सबरीमाला मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो अयप्पन भगवान को। ठीक है। और एक बात और याद रखना कि कुछ साल पहले तक ना, इस मंदिर में स्त्रियों को, मतलब महिलाओं को जाने की इजाजत नहीं थी। अर्थात यह माना जाता था कि ये जो भगवान है क्या, ब्रह्मचारी है। तो 10 और 50 साल के बीच में जितनी महिलाएं हैं, उनकी एंट्री पर बैन था। तो वहां पर काफी इस बात को लेकर प्रोटेस्ट भी हुआ था। तो काफी संघर्ष के बाद मतलब अब तो इजाजत मिल गई है। तो ये बात भी आप याद रख सकते हो। और यह जो त्योहार है ना, अभी ये मकर संक्रांति के अवसर पर ही मनाया गया था। और मकर संक्रांति के अवसर पर देखो, भारत में कई त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे अब पंजाब और हरियाणा में मकर संक्रांति के एक दिन पहले कौन सा त्योहार मनाया जाता है? लोहड़ी। ठीक है। और तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, जो 4 दिनों तक चलता है। और असम में बिहू मनाया जाता है। और बिहू के 3 पार्ट होते हैं। बिहू के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट। असम में आपको पता होगा बिहू। एक होता है कटी बिहू। कटी बिहू। दूसरा क्या होता है? माघ बिहू। माघ बिहू। तीसरा क्या होता है? तीसरे को बोलते हैं बोहाग बिहू। क्या? बोहाग बिहू। और इनके दूसरे नाम भी हैं। जैसे कटी बिहू को बोलते हैं कोंगाली। क्या बोलते हैं? कोंगाली। और माघ बिहू को क्या बोलते हैं? भोगाली। और बोहाग बिहू को क्या बोलते हैं? रोंगाली। तो ये सवाल काफी बार पूछे भी गए हैं। ठीक है। तो बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में। असम। असम का प्रमुख त्योहार है बिहू। ठीक है। केरल से, अभी केरल में हाल ही में एक अर्लम तितली वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है, जिसको केरल का पहला तितली वन्यजीव अभयारण्य मिला है। ठीक है। पहले उसको बोलते थे अर्लम पक्षी अभयारण्य, लेकिन वहां पर तितली की काफी प्रजातियां पाई गई हैं। तो उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अर्लम तितली अभयारण्य। ठीक है। कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलोर। और बेंगलोर जो है, अभी अवतार ग्रुप्स इंडेक्स जो सिटी जारी की गई है, उसमें कर्नाटक बेंगलोर जो है वो सबसे सुरक्षित स्थान पाया गया महिलाओं के लिए।
तमिलनाडु, तमिलनाडु में जो पोंगल त्योहार मनाया जाता है। और तमिलनाडु में एक फेमस त्योहार है जलीकट्टू। ठीक है। त्रिपुरा, अभी त्रिपुरा के बारे में कल हम बताए थे कि भारत का पहला एटीएम वैन, सोलर एनर्जी से चलने वाला एटीएम वैन, ठीक है, कहाँ लॉन्च किया गया है? त्रिपुरा, जिसको त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया था नाबार्ड की सहायता से। और त्रिपुरा में एक त्योहार मनाया जाता है खर्ची पूजा। तो इतने बात आप इन सवाल से याद रख सकते हो। ठीक है। और जैसे अभी त्रिपुरा ने जो है पहला एटीएम वैन लॉन्च किया था सोलर एनर्जी से चलने वाला, तो जो महाराष्ट्र सरकार है उसने, अरे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में एटीएम लॉन्च किया था। पहला ट्रेन में एटीएम लॉन्च करने वाला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और वो किस ट्रेन में लॉन्च किया गया था? पंचवटी एक्सप्रेस में। ठीक है। तो बढ़ते अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, लॉजिस्टिक प्रबंधन की आधुनिक लॉजिस्टिक्स प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए किसने डीआईएमई अर्थात डिपोर्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो इसको इंडियन आर्मी लॉन्च किया है। जैसे उनके जो भी इक्विपमेंट्स है, हथियार हैं, उनको आधुनिक बनाने के लिए और उनको अच्छे से कैसे मैनेज हो, ताकि उनको ले जाने और ले आने में बहुत कोई दिक्कत ना हो, तो इसको इंडियन आर्मी ने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। ठीक है। किसको? डीआईएमई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने अपना स्थापना दिवस मनाया 15 जनवरी को। 15 जनवरी को ही इंडियन आर्मी डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि उसी दिन जो भारत के पहले फील्ड मार्शल एम करियप्पा हैं, उनको फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई थी। और पहली बार ऐसा हुआ कि इंडियन आर्मी ने अपना जो स्थापना दिवस मनाया है वो किसी कैंट, मतलब जो छावनी होती है, जो आर्मी की कैंट होती है, उसके अंदर नहीं बल्कि बाहर मनाया है। कहाँ पर? जयपुर, जयपुर राजस्थान में। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी। इसके जो चीफ हैं फिलहाल में कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। इंडियन नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और फिलहाल में इंडियन नेवी के जो चीफ है वो है दिनेश कुमार त्रिपाठी, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। और इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है? इंडियन एयरफोर्स के चीफ है अमरप्रीत सिंह। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर। ठीक है। और इंडियन कोस्ट गार्ड का जो है 1 फरवरी को मनाते हैं। किसको? 1 फरवरी को इसकी स्थापना दिवस। इसका देखो, इन तीनों के हेडक्वार्टर जो है, इंडियन एयरफोर्स नेवी, इनका हेडक्वार्टर, इन तीनों सेनाओं का जो हेडक्वार्टर छोड़ो, इनका जो मुख्य, मतलब इनका सेनापति बोला जाता है, इस तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है ना, इस बात को भी आपको पता होना चाहिए। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे। देखो, कोस्ट गार्ड क्या करती है? जो भारत के जो समुद्री तट है उनकी रक्षा करती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको कमेंट करके बताना है। और इसको जो फिलहाल में चीफ है वो है पी शिव मणि। कौन? पी शिव मणि। ठीक है ना। तो इस सवाल से आप इतना बात याद रख सकते हो। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, एलिसा हीले ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस देश से संबंधित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ये ऑस्ट्रेलिया के एलिसा हीले खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट से संबंध रखते हैं। इन्होंने अभी क्रिकेट के जितने भी प्रारूप होते हैं, जैसे T20 वनडे, सभी से संन्यास ले लिया इन्होंने। ठीक है। और अभी ऑस्ट्रेलिया के एक और खिलाड़ी है उस्मान ख्वाजा, उन्होंने भी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। उस्मान ख्वाजा। ठीक है। ये महिला है, इस बात को आपको याद रखना है। एलिसा हेले। और ऑस्ट्रेलिया में अभी क्या हुआ है कि जो 16 साल से कम बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया का प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश ऑस्ट्रेलिया बन गया है। और जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे अगर जब वोट, जैसे प्रधानमंत्री या किसी का चुनाव होता है, तो भारत का कोई भी आदमी जो है उसका इच्छा हो तो वोट दे या न दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब सरकार उसे जबरदस्ती वोट नहीं दिलवाती है ना।
लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ कि अगर जो आदमी अगर वोट नहीं देगा, ठीक है, जितने भी नागरिक हैं वहां के सबको वोट देना मैंडेटरी है। अगर नहीं देगा तो उसे वहां पर जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है। और वोट की बात चल रही है तो मतदान मतदान दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस, अर्थात नेशनल वोटर डे। नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। और भारतीय निर्वाचन आयोग के वर्तमान में जो चेयरमैन है वो है ज्ञानेश कुमार। ठीक है। आपको ये सब बात याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमारी एक्सरसाइज होती है वो है अस्ट्रा हिंद। ठीक है। श्रीलंका, आपको बताना है कि श्रीलंका के साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज होती है। जैसे जो हमारी संप्रीति एक्सरसाइज है, संप्रीति, यह किसके साथ होती है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत एंड बांग्लादेश, ये एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है। और जो एक है सूर्य किरण, यह भारत और नेपाल के बीच में होती है। ठीक है। भारत, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में। इसी प्रकार जो एक भारत और अमेरिका के बीच में होने वाले एक्सरसाइज है, कोप इंडिया, युद्धाभ्यास और वज्र प्रहार टाइगर ट्रम्प। ये सारी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, किस राज्य के अनंतपुर अनार को जीआई टैग मिला है? तो ये आंध्र प्रदेश का एक जगह है अनंतपुर, वहां की अनार को जीआई टैग मिला है। ठीक है। अभी राजस्थान की एक नागौरी अश्वगंधा है, उसको जीआई टैग मिला है। तो और देखो, मैंने 2 बार उत्तर प्रदेश का ऑप्शन रख दिया है यहाँ पर भी, आप तो ये बस गलती से हो गया है। ठीक है। तो राजस्थान के बारे में आपको याद रखना है कि इसका आंसर तो आंध्र प्रदेश है इस सवाल का। लेकिन एक राजस्थान की जो नागौरी अश्वगंधा है उसको जीआई टैग मिला है। और अभी हाल ही में यार राजस्थान में एक कांड हुआ था, पता है? जो राजस्थान का जालौर डिस्ट्रिक्ट है, जालौर, ठीक है, यहाँ पर जो है ना, जो लड़कियां हैं उनको मोबाइल रखने पर बैन कर दिया गया था कि लड़कियों को स्मार्टफोन चलाना, मतलब उनको उस पर बैन लगा दिया गया था। और कोई लड़की अपने घर से बाहर जाएगी तो स्मार्टफोन लेकर नहीं जा सकती है। उसको छोटा मोबाइल, तो जैसे जो कीपैड वाली मोबाइल आती है ना, तो वो उसके पास होनी चाहिए। ठीक है। तो ये काफी चर्चा में भी रहा था। कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? जालौर। यहाँ पर महिलाओं को स्मार्टफोन रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उत्तर प्रदेश आप याद रख सकते हो कि अभी अ, उत्तर प्रदेश में जो हमारा लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर खीरी एक नेशनल पार्क है। ठीक है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। कौन सा? दुधवा, दुधवा नेशनल पार्क। राजस्थान में कौन नेशनल पार्क है? रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का, केवलादेव, भरतपुर पश्चिम अभ्यारण्य। ठीक है। अभी आंध्र प्रदेश की जो पोंडरू खादी है उसको भी जीआई टैग मिला था हाल ही में। तो इस सवाल से इतने जीके बन सकते हैं जो मैंने बताया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारतीय पर्वतारोही अरित रॉय ने माउंट एंकांगुआ को फतेह किया है। यह किस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है? तो देखो यार, जो हमारे भारतीय पर्वतारोही, मतलब पर्वतारोही किसे कहते हैं? जो आदमी पर्वत की चढ़ाई करता है, जैसे जो लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं, उसकी सबसे ऊंची चोटी पर जाकर वो मतलब चढ़ते हैं। ठीक है। तो ये इंडिया के पर्वतारोही हैं जो कि त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? त्रिपुरा से। तो हरित रॉय त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं। इन्होंने माउंट एमकांगुआ पर चढ़ाई करी है अभी। और जो हरित रॉय हैं, ये त्रिपुरा के ऐसे पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट जो चोटी है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, उसको भी फतेह किया है। और दुनिया की भी सबसे ऊंची चोटी कौन से? माउंट एवरेस्ट। तो त्रिपुरा के ऐसे पहले व्यक्ति कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? तो क्या नाम उनका आएगा? अरित्र राय। और हाल ही में इन्होंने माउंट एंकांगुआ को भी फतेह कर लिया है। तो आपसे पूछा है माउंट एंकांगुआ किस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है? तो ये कहाँ की सर्वोच्च चोटी है?
तो ये हमारी है दक्षिणी अमेरिका की, साउथ अमेरिका। टोटल कितने महाद्वीप है? 7। उनमें से जो साउथ अमेरिका है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एंकॉन्गुआ। इस बात को इस सवाल पूछ सकता है स्टैटिक जीके में भी और करंट में भी, ठीक है ना। टोटल महाद्वीप कितने हमारे धरती पर? 7। 7 महाद्वीप और महासागर 5। और जो ये माउंट एंकांगुआ पर्वत है ना, ये खास करके अर्जेंटीना में पड़ती है। कहाँ पर? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स, ठीक है। और यहाँ की करेंसी क्या है? अर्जेंटीना पीसो, ठीक है। अर्जेंटीना पीसो। तो इतना बात है, आप याद रख सकते हो। ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं श्वेत महाद्वीप। क्या बोलते हैं इसे? श्वेत महाद्वीप, ठीक है। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा हमारा एशिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। और देखो, इसकी तो सबसे ऊंची चोटी मैंने बता दिया, दक्षिणी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट मैकिनले। क्या? माउंट मैकिनले। मैकिनले। इसका नाम बदलकर इसमें डेनिला रख गया। क्या नाम है? डेनिला। तो या तो माउंट डेनिला रख आएगा, या तो माउंट मैकिनले। दक्षिणी अमेरिका की माउंट एंकांगुआ हो गई। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे जो ऊंची चोटी है, उसका नाम है माउंट कोसी उजस्को। क्या नाम है? देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, माउंट, एमटी मतलब माउंट कोसी, कोसी, ठीक है। अब इसको जो पढ़ना है पढ़ो। कोसिस जको, ठीक है, कोसिस जको। उत्तरी अमेरिका की हो गई, दक्षिण अमेरिका की हो गई। और यूरोप, यह बार बार पूछता है कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन है। ये सवाल काफी बार पूछा गया है। तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एलबरस। कौन सी? माउंट एलबरस। माउंट एलबरस या माउंट एल्बर्स, ठीक है, माउंट एल्बर्स बोलते हैं इसे। और एक हमारा जो महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप, कौन सा? यहाँ पर बहुत सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है यहाँ पर, ठीक है। अंटार्कटिक, अंटार्कटिका या अंटार्कटिक जो बोल, महाद्वीप, इसको बोलते हैं श्वेत महाद्वीप। क्या बोलते हैं इसे? श्वेत महाद्वीप, अर्थात व्हाइट कॉन्टिनेंट। श्वेत महाद्वीप। श्वेत महाद्वीप इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, तो महाद्वीप हमेशा बर्फ से ढका रहता है। और यहाँ पर भारत का जो रिसर्च सेंटर है, एक हमारा रिसर्च सेंटर है मैत्री, यहीं पर स्थित है। और एक हमारा रिसर्च सेंटर है दक्षिण गंगोत्री। तो दोनों का आप याद रखना, दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हमारा होगा सबसे छोटा महाद्वीप। और एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप। और एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अरे भाई, माउंट एवरेस्ट होगा, जो पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। किस पर्वत रेंज में पाया जाता है? हिमालय पर। और एक हमारा बढ़ता है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। क्या? किलिमंजारो। ये काफी मतलब चर्चा में रहती है, क्योंकि यहाँ पे एक जो ज्वालामुखी है वो काफी एक्टिव होती है बार बार, ठीक है ना। तो इतने सवाल आपको याद रखना है। और जो हमारा यूएसए है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो जो है वो नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। कभी सवाल पूछ दे के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका किस महाद्वीप में पड़ता है, तो नॉर्थ अमेरिका में। और मैंने बताया अंटार्कटिका की जो सबसे ऊंची चोटी, इसको नहीं बताया। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन। माउंट विंसन मैसिव, मासिव। यह अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। तो आपको इनका नाम याद रखना है कि ये कहाँ के हैं? अरित्रा, त्रिपुरा के हैं। और एक इन्होंने माउंट एवरेस्ट को भी चढ़ाई कर ली है, ठीक है। अभी इन्होंने सोचा है कि मैं जितने भी महाद्वीप है, इनकी सबसे सभी ऊंची चोटियों को मैं फतेह करूंगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है,
जंगल की आग के कारण फूलों की घाटी वैलिया फ्लावर्स नेशनल पार्क अभी चर्चा में रहा है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड का एक चमोली जिला है। कहाँ पर? चमोली, यहीं पर स्थित है। अभी क्या हुआ कि यहाँ पर आग लग गई है, जो बेलिया फ्लावर्स नेशनल पार्क है। तो इसमें यार क्या होता है कि इस बार बर्फ थोड़ी कम पड़ी है, और बर्फ के कारण यहाँ पर जो काफी सूखा है, और काफी हवाएं भी तेज चल रही थी। तो इन हवाओं के कारण यहाँ पर आग लग गई है, तो यह काफी चर्चा में रहा है। और दो होता है, एक वैली ऑफ फ्लावर्स होता है, एक है साइलेंट वैली। तो इन दोनों में काफी कंफ्यूजन होता है। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल में। इसे बोलते हैं शांत घाटी नेशनल पार्क, इसे बोलते हैं फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो साइलेंट वैली अर्थात शांत घाटी ये कहाँ पर है? केरल में। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तराखंड में एक हमारा नेशनल पार्क है, नंदा देवी। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में। वैसे एक नंदा देवी चोटी भी है, नंदा देवी पर्वत चोटी। ठीक है ना? केरल में हमारा पड़ता है पेरियार नेशनल पार्क और एरविकुलम नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क। केरल के फिलहाल में सीएम जो है कौन है? पिनरई विजयन। और गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर। यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पर है? देहरादून। यहाँ के सीएम है पुष्कर सिंह धामी। सिक्किम। सिक्किम से कुछ याद आया? सिक्किम से एक सवाल बार बार बनता है कि क्या यह जो हमारे सेवन सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनमें शामिल है या नहीं? तो आपको पता होना चाहिए सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है। ठीक है ना? जो भारत की 7 बहनों के रूप में जो राज्य जाने जाते हैं उनमें शामिल नहीं है। और जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में हमारा पाया जाता है दचिग्राम नेशनल पार्क। और यहाँ पर उलर झील, डल झील। और यहाँ पे एक अभी चिल्लई कला यहाँ पे मनाया गया है। चिल्लई कला मतलब जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है ना, तो जम्मू कश्मीर में उस दिनों को बोलते हैं चिल्लई कला। तो अभी चिल्लई कला यहाँ पर देखा गया था। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। तो इतनी बातें आप इससे याद रखो। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स आरएनआई किस संस्था द्वारा जारी किया जाएगा? तो इसे जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाएगा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन क्या करती है? जो हमारे विश्व के देश हैं उनके बीच में जो एथिक्स है, मॉरल है, उनको मेंटेन करने को बोलती है कि कोई देश जो है कितना एथिक्स या मॉरल, मतलब जो बातें होती है कि हाँ, देश उस पूरे विश्व के देश के लोग कैसे रह रहे हैं, वहां पर शांति है या नहीं, लोगों की देखभाल हो रही है या नहीं, और क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इन सबको कितना देश को इनमें क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है कि वहां पर लोग कैसे पीसफुली रह रहे हैं, और क्लाइमेट को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। तो इसका देखभाल जो करती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन करती है। तो अभी इसी इसी संस्था द्वारा रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स जारी किया जाएगा। और ये जो है ये पहली बार जारी किया जा रहा है, अभी पहली बार। और ये कब जारी किया जाए पता है? 19 जनवरी 2026 को। और इसका उद्घाटन हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी करेंगे। यह नई दिल्ली से जारी होगा, हमारे देश से जारी हो रहा है। तो इसमें देखा जाएगा कि कोई देश इन्वायरमेंट में कितना योगदान दिया है। ठीक है? और वहाँ अपने पूरे पूरे विश्व में इन्वायरमेंट में कितना योगदान दिया है, और वहाँ के जो लोग हैं या वहाँ की सरकार है, विश्व में शांति बनाने के लिए कितना काम किया है, इसी को आधार रखते हुए इंडेक्स ये जारी किया जा रहा है। यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन रखा है, नीति आयोग। नीति आयोग से कुछ समझ में आया? तो इसका जो चेयरमैन होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग को पहले बोलते थे योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 12 जनवरी 1950 में। लेकिन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग कर दिया गया। और नीति आयोग को जो चेयरमैन अर्थात अध्यक्ष कौन होता है? हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। उन्हें बोलते हैं एक्स एक्स ऑफिसियो हेड। एक्स ऑफिसियो हेड या चेयरमैन बोल दो। कौन होता है इसका? पीएम, प्रधानमंत्री जी। और अभी जो उसके वाइस चेयरमैन है वो है सुमन बेरी। कौन? सुमन। वाइस चेयरमैन सुमन बेरी। और इसके जो सीईओ 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 था चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर।
ये हमारे BVR सुब्रमण्यम। कौन? BVR सुब्रमण्यम। तो इसे आप इतनी बात याद रखो कि नीति आयोग को पहले क्या कहा जाता था? योजना आयोग। नीति का फुल फॉर्म क्या है? नीति का अगर कोई पूछ दे तो नीति का फुल फॉर्म है नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूशन 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 फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। इसका उद्देश्य, जैसे इस संस्था का जो उद्देश्य है कि भारत को कैसे आगे ले जाया जाए, मतलब गांव से लेकर राज्य से लेकर पूरे देश स्तर तक कैसे इसको आर्थिक विकास और सामाजिक विकास इसका किया जाए, इस चीजों के बारे में यह सोचता है, यह नीति आयोग। इसे बोलते हैं थिंक टैंक भी बोलते हैं, थिंक टैंक। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, ठीक है, ट्रांसफार्मिंग अर्थात देश को बदलने का कार्य। चलो, जो प्लानिंग करते हैं ना कि आज हम क्या करेंगे, इसी प्रकार ये जो आयोग है, यह प्लानिंग करता है कि देश को कैसे आगे ले जाया जाए, इसकी बढ़ोतरी कैसे की जाए, यहाँ के लोगों को कैसी अच्छी सुविधाएं दिया जाए। तो इन चीजों को देखभाल हमारा नीति आयोग रखता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के नए प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रबंध निदेशक का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल, ठीक है। तो ITBP का डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? ITBP जो है ये हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है। ये जो है भारत के, जो भारत चीन बॉर्डर है, या भारत चीन बॉर्डर, वहां पर तैनात होती है, जो उसकी सुरक्षा करती है, ठीक है। और भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मैक मोहन लाइन। क्या बोलते हैं? मैक मोहन। और भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा रेड क्लिफ लाइन। तो अभी इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं, शत्रुजीत सिंह कपूर को नियुक्त किया गया है। अब दो तीन और सवाल इसे देख लेते हैं कि अभी जो प्रवीण कुमार है, इनको BSF का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। कहाँ का? BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। BSF जो हमारा है, देखो, BSF जो हमारा कहाँ पर काम करती है, ये काम करती है पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर। कहाँ पर? पाकिस्तान बांग्लादेश, इन बॉर्डर पर तैनात रहती है। और एक हमारी फोर्स होती है SSB, सीमा सशस्त्र बल। यह जो है नेपाल भूटान बॉर्डर पर तैनात है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। BSF का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, SSB का सीमा सशस्त्र बल, ITBP का नाम मैंने आपको बता दिया। अजय सिंघल, इनको भी हरियाणा का नया DGP नियुक्त किया गया है। राकेश अग्रवाल, यह NIA के चेयरमैन है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के चेयरमैन है फिलहाल में। अगर मैं आपको बताऊं कि BSF का स्थापना कब हुआ था, तो यार देखो, BSF का स्थापना जो हुआ था 1965 में, ठीक है ना। और ITBP की स्थापना, तो इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। कब? 1965 में। तो इन चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। अरे यार, 1965 में तो इसका है BSF का, 1962 में इसका, ठीक है, 3 साल पहले। दोनों का सेम नहीं है। आई बात समझ में? तो ये सब पैरा मिलिट्री फोर्स हैं जिनके अभी अपॉइंटमेंट हुए हैं। ये यार काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है सब, तो इन्हें आपको याद रखना है। अगला सवाल है, क्रोनिक किडनी डिसीज रजिस्ट्री शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये हमारा उड़ीसा बना है। तो यार, जो किडनी से रिलेटेड डिसीज है ना, जैसे किडनी में होने वाली बीमारी, उनकी जांच करने के लिए, ताकि उनका सही समय पता चल सके और लोगों को इस बीमारी से बचाया जा सके, क्योंकि इस समय किडनी की बीमारियां काफी बढ़ रही हैं। तो इसी को देखते हुए जो हमारी उड़ीसा सरकार है, उड़ीसा सरकार के CM कौन है? बताओ। दो, चलो। तो उड़ीसा सरकार का जो CM है, आपको इसे कमेंट करके बताना है, ठीक है। वहां के गवर्नर और उसकी राजधानी तीनों बताना है आपको कमेंट करके, ठीक है। तो उड़ीसा सरकार ने क्या किया कि किडनी से होने वाले रोगों को रजिस्ट्री शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। और अभी उड़ीसा सरकार का एक जो जिला है, पुरी, पुरी शहर है, वो ऐसा शहर बना है जो वहाँ के सभी लोग जो है नल से शुद्ध, जो नल का शुद्ध पानी है सभी लोगों के घर तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये पहला पुरी शहर बना है, पुरी। पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है, और जगन्नाथ मंदिर के दौरान ही धनुष यात्रा फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है।
उड़ीसा में नुआखाई महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा? नुआखाई। ये काफी इंपॉर्टेंट है, नुआखाई महोत्सव। उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर, जो सूर्य का कोणार्क मंदिर है, वो कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। उड़ीसा में लिंगराज मंदिर और जगन्नाथ मंदिर। तो इतने आप उड़ीसा से इन बातों को याद रख सकते हो। ठीक है। बस। और राजस्थान का मैंने जो बात बताई है कि यहाँ की जालौर डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं पर फोन के लिए बैन रखा गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो बस यार, ये काफी लंबा लेक्चर हो गया, तो यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आप यहाँ तक आए। और अगर आपको इसका नोट चाहिए तो इसको आप स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।